चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। जी आज का जो टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना, भारतीय संविधान का टर्न है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। लोकसभा पढ़ ली है, राज्यसभा पढ़ ली है, संसद के जो पार्ट्स मैंने बताए थे ना, संसद, इसमें मैंने सबसे पहले बताया था राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। तो भाई ये भी पढ़ लिया हमने और ये भी पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है राष्ट्रपति। ठीक है, आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में आज डिटेल जानेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ना, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कल की क्लास में, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। किसी में नियुक्ति है, किसी में त्यागपत्र है, किसी में महाभियोग है, तो सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल्स कल जानेंगे। आज केवल राष्ट्रपति का जो टॉपिक है इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति के साथ ही हम उपराष्ट्रपति को भी कंपेयर करेंगे। इधर राष्ट्रपति और इधर उपराष्ट्रपति, दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डाल लीजिए हेडिंग राष्ट्रपति। बिल्कुल, चलिए एक साइड राष्ट्रपति डालिएगा और एक साइड डालेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए दोनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और फिर दोनों के आर्टिकल्स हम आपको कल की और परसों की क्लास में करवा देंगे। देखिए 20 से ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इस साइड का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इधर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि भाई राष्ट्रपति, सबसे पहले तो हम योग्यताएं देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहले योग्यताएं देखेंगे, फिर चुनाव देखेंगे कैसे होना है, फिर कार्यकाल देखेंगे, फिर सैलरी मतलब वेतन देखेंगे और फिर इसके बाद त्यागपत्र देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम क्रम से समझेंगे। आज ही समझाऊंगी कि इनका चुनाव भी किस तरह होता है। ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पाते कि चुनाव किस पद्धति और किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ डाल लीजिए योग्यता। योग्यता देखिएगा, इधर डाल दिया है, इधर चाहे तो इधर भी डाल लीजिए, वैसे इधर ही से समझ आ जाएगा। चलिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर लिखिएगा 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष आयु। ठीक है, और इधर भी 35 वर्ष आयु। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी एक योग्यता आपकी है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योग्यता है वो है आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। कम से कम 35 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद योग्यता उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है, इनकी भी 35 वर्ष। अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो भी आयु जो है 35 वर्ष तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक, चलिए इसके ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 कम से कम न्यूनतम रखी गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखेगा भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इधर भी सेम कंडीशन है। दूसरे नंबर पर भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जब तक आप भारत के नागरिक नहीं है, कैसे भाई भारत के आप किसी भी पद पर बैठ जाएंगे, है ना। तो ये तो कंडीशन लगती है हर जगह। ठीक, भारत का नागरिक। तीसरे नंबर पर लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, याद रखिएगा,
और यहाँ भी सेम कंडीशन है तीसरे नंबर पर कि लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद का मतलब क्या होता है? लाभ का पद जो है ये संविधान में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया कि लाभ का पद क्या है, लेकिन लाभ के पद से तात्पर्य ये लिया गया है कि आप गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, आप सरकारी नौकरी पर ना हो, ठीक है। तो लाभ के पद पर ना हो, अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। चौथे नंबर पर वही है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, लेकिन ये संविधान में नहीं यूज होते क्योंकि पागल या दिवालिया बहुत ही बेकार सा शब्द है। यहाँ पर आप कर सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आपको पेपर में पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप उस तरह से कह लीजिए, चाहे इस तरह से, ठीक है। चलिए तो वो कंडीशन मैं लिख नहीं रही हूँ। इसके बाद यहीं पर योग्यता में ही लिख लीजिएगा, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं ना, तो यहाँ पर बेटा आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। ये भी योग्यता में ही आता है, लिख लीजिएगा 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक। अब अनुमोदक का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रस्तावक ऐसे बंदे जो प्रस्ताव रख रहे हो, आपके राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव जो रखे, ऐसे 50 बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रस्तावक। और अनुमोदक ऐसे बंदे जो उस प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करें, वो होते हैं अनुमोदक, ठीक है। अनुमोदक का मतलब होता है प्रस्ताव पर सहमति देने वाले। तो 50 ऐसे होने चाहिए जो उस प्रस्ताव पर सहमति दे, मतलब अपनी हाँ जो है वो भरे, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्लस 15,000 जमानत राशि। जमानत राशि, ठीक है, 15,000 जमानत राशि भी यहाँ पर ऐड होती है। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो आपको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत राशि भी वहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। आपको देखिए, ये 15,000 जो है ना, कोई राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक जब ये राशि जो है जब्त हो जाती है ना, जब अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव हार जाएंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 15,000 जमानत राशि लगाई जाती है। अगर ये आप हार जाएंगे तो ये राशि आपकी जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन जब ये जब्त होती है ना तो बहुत बड़ा एक बेइज्जती का मैटर बन जाता है। और ये राशि कहाँ जाती है? जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ये राशि आरबीआई के पास जाती है। कहाँ पर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाती है। ये 15,000 की जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, इधर तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत राशि। उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिएगा 20 प्रस्तावक, राष्ट्रपति का है, ठीक है, प्लस 20 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत राशि, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, 15,000 जमानत राशि, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होंगे और यहाँ पर 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत राशि होगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए भाई, दोनों की राशि जब जब्त होगी तो आरबीआई के पास चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना बेटा, यहाँ पर राज्यसभा, ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। यहाँ पर ये जब चुनाव होगा ना, तो वहाँ पर आप चुनाव में देखेंगे, ये तो हो गया मैटर, ये योग्यताएं होनी चाहिए। इतनी योग्यता होनी चाहिए आपको राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। विराजमान नहीं अभी हो रहा है, चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। वही सेम कंडीशन उपराष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक आपके पास होने चाहिए, 15,000 जमानत राशि जो है होनी चाहिए, ठीक है। वो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत राशि, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए चुनाव देखते हैं। अब
देखिएगा चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का तो यहाँ पर कौन कौन से लोग भाग लेंगे। आप देखते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आप सभी जानते हैं कैसे होता है, पीएम कैसे बनते हैं, हम आप वोटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी ये नहीं जानते कि राष्ट्रपति कैसे बनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन भाग लेता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर राज्यसभा सभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, ठीक है। तो ये तीन जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। कौन कौन? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, जितनी सभाएं हैं सब राष्ट्रपति के साथ आ जाएगी, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा प्लस यहीं पर देखिएगा, यहीं पर देख लीजिएगा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी के भी जो है विधानसभा सदस्य यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा, ठीक। अब ये दिल्ली पांडिचेरी जो है इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया। पहले ये नहीं था, राष्ट्रपति के चुनाव में पहले दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाएं ऐड नहीं थी, ठीक है, यहाँ के सदस्य नहीं आते थे। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया। दिल्ली पांडिचेरी जो है इसे लिख लीजिएगा 70वें संविधान संशोधन। 1992 द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया किसे? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएंगे राज्यसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा और दिल्ली एंड पांडिचेरी की जो है विधानसभाएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केवल जो है राज्यसभा और लोकसभा ही आएगी, यहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं आएगी, विधान परिषद नहीं आएगी, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, देखिएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा। एक चीज याद रखिएगा बेटा, एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में, ये देखिए ये आपकी लोकसभा है और ये आपकी राज्यसभा है, ठीक है। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब चुनाव में ये बताइए कि क्या ये सदस्य इनके चुनाव में हिस्सा लेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब भी ये प्रावधान किया गया तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। अब आप एक चीज़ बताइए कि जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत कर रहा है, अब राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव होगा तो वही बंदे उसे ही तो राष्ट्रपति बनाएंगे कि किसी दूसरे को वोट देंगे उसे। तो इन लोगों को यहाँ पर नहीं ऐड किया गया, हटा दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा ऐड होंगी, लेकिन इनके मनोनीत सदस्य यहाँ ऐड नहीं होंगे। लिख लीजिएगा यहाँ पर राज्यसभा प्लस लोकसभा के मनोनीत सदस्य नहीं, ठीक है, सदस्य यहाँ पर ऐड नहीं होंगे राज्यसभा लोकसभा के। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो उपराष्ट्रपति में कोई दिक्कत नहीं, उपराष्ट्रपति थोड़ी उन्हें मनोनीत कर रहा है। तो यहाँ पर राज्यसभा प्लस लोकसभा के मनोनीत सम्मिलित होंगे, ठीक है। यहाँ पर होंगे और वहां पर नहीं होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये चुनाव जो है ना बहुत ज़्यादा टफ है, लोगों को समझ ही नहीं आता है। अधिकतर जो टीचर्स होते हैं ना उन्हें भी ये नहीं समझ में आता आखिरकार ये क्या है, किस तरह का बवाल है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। हालांकि अभी आपसे केवल ये चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। जो अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी ना, अभी प्रोसेस चलेगा कि कैसे चुनाव होता है, वो प्रोसेस आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझना है। इसलिए भविष्य में कभी आप पीसीएस, आईएएस या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आप कोई हाई लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ वो प्रोसेस पूछा जा सकता है। अभी जो आप एग्जाम देने जाते हैं ना, वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आपसे पूछी जाएंगी कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन ऐड होता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में
दिल्ली पांडिचेरी ऐड होते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना। उसके बाद क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत ऐड होंगे, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ मनोनीत ऐड होंगे और यहाँ पर मनोनीत ऐड नहीं होंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया कि कौन कौन हिस्सा लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अब प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति के चुनाव की, चलिए प्रक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ तक का आपका मैटर हो गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में प्रक्रिया आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे हम प्रोसेस देखते हैं कि आखिरकार किस प्रोसेस के द्वारा जो है चुनाव होता है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रक्रिया देख लीजिए। चुनाव पद्धति, चुनाव पद्धति ये भी पूछी जा सकती है कि किस पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए चुनाव पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए पूरा का पूरा एक लाइन पूरी भर गई है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लीजिए कि प्रतिनिधित्व जो है एकल मतलब अकेले ही हम करेंगे, किसी के संक्रमण में नहीं, ठीक है। तो संक्रमणीय हो जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा कि किसी भी अनुपात में अगर हमें प्रतिनिधित्व करना है तो अनुपात से आनुपातिक, प्रतिनिधित्व से प्रतिनिधित्व, तो हम अकेले ही करेंगे एकल, किसी के संक्रमण में आकर के नहीं, तो संक्रमणीय मत पद्धति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्रोसेस क्या है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जनगणना। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो होता क्या है कि सबसे पहले जनगणना, जनसंख्या रखी जाती है। और कब की जनसंख्या, ये मुद्दा है कि जनसंख्या कब की रखी जाती है। तो जनसंख्या रखी जाती है 1971 की, ठीक है। 1971 की जनसंख्या क्यों ली जाती है, आज की क्यों नहीं ली जाती? इसलिए क्योंकि 1971 में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो उसके पहले जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी भारत में। इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई सारे मतलब भारत में कई सारे जगहों पर नारे लगवाए थे, ठीक है। नारे लगवाए, हम दो हमारे दो, इस तरह के नारे लगवाए कि मतलब जनसंख्या जो है वो नियंत्रण में आ जाए, ठीक। जनसंख्या को नियंत्रण किया उन्होंने, नियंत्रित किया। लेकिन लोगों ने ये कहा कि भाई आज जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन आज आप इस हिसाब से काम करेंगे, कल को चल करके जनसंख्या फिर से बढ़ गई तो फिर हमारे लिए तो ये हानि हो जाएगी, हानि का मुद्दा बन जाएगा, है ना। तो डिसाइड ये किया गया कि जब भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कहीं पर भी कुछ जनसंख्या से रिलेटेड काम होगा, चुनाव होंगे, कुछ भी होगा, तो जनसंख्या 1971 की ही ली जाएगी, ना कि उस समय की, ठीक है। ये रीजन है कि आज भी जनसंख्या भले ज्यादा हो कम हो कोई मैटर नहीं है, जनसंख्या ली जाती है 1971 की। किसी भी राज्य में कितनी भी जनसंख्या हो, लेकिन 1971 से काउंट की जाएगी। आज के टाइम में जितनी है कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, यहाँ पर 1971 की जनसंख्या लगभग बेटा 56 करोड़ 78 लाख 68,018 थी, ठीक है। ये लगभग में जाएंगे आप, अगर 1971 की जनसंख्या आपको देखनी है तो 56 करोड़ 78 लाख 68,018, ठीक है। चलिए इसके बाद ऊपर लिखा जाता है जनसंख्या 1971 की, थोड़ा सा ये बड़ा है टॉपिक, इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 1971 की जनसंख्या ऊपर लिखी जाती है जब चुनाव होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। नीचे देखिएगा विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा की सीट्स लिखी जाती हैं, जितनी भी जिस राज्य की हैं। हर राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है। सभी राज्यों का यहाँ पर एक साथ नहीं मिक्स करेंगे, यहाँ पहले हर राज्य का अलग अलग होता है, बाद में प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ एक राज्य का, मान लीजिए यूपी का हो रहा है तो यहाँ यूपी की 403 सीट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, पहले 1971 की जनसंख्या, फिर नीचे विधानसभा, जिस राज्य का हो रहा है उस राज्य की विधानसभा सीट।
इंटू 1000, ठीक है। ऐसे करके इस वाली जनसंख्या में इन सीटों का और इसका भाग देते हैं, ठीक है, 1000 का भाग देते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से जो निकल कर आता है, जो भी निकल कर आ जाए, मान लीजिए 208 आ गया या कुछ भी आ गया, तो वो होता है एक आदमी का वोट, ठीक है। एक आदमी का वोट इतना होता है। यहाँ पर आप ऐसे वोटिंग नहीं होती राष्ट्रपति के चुनाव में कि एक बंदा गया वोट डाला, उसका एक वोट गिना गया, ये नहीं होता है। हम अगर वोट डालेंगे तो हमारा एक वोट नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर हमारे वोटों की संख्या ज़्यादा निकल कर आती है, किसी की 208, किसी की 708, किसी की कुछ, किसी ऐसे करके निकल कर आती है, किसी की 108, ऐसे जनसंख्या मतलब वोटिंग जो है, एक वोट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है 1971 की जनसंख्या बटे में विधानसभा सीट उस राज्य की और इंटू 1000, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से जो बेटा निकलता है ना, ये जो एक वोट की वैल्यू आती है, उस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर विधानसभा प्लस लोकसभा, सॉरी राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब नीचे प्रोसेस चलेगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है, सोच रहे होंगे कि मैम क्या बताए जा रही है। बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद ये वाला टोटल जो होता है ना, वो आता है नीचे टोटल, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इसका अब भाग देंगे, ठीक है। अब जो भाग देकर आएगा वो निकलेगी अब वास्तव वोट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो है चुनाव होता है। आई बात समझ में, राष्ट्रपति का। और एक वोट की वैल्यू एक ही नहीं होती है, एक वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और समझिए, इसी चुनाव में मान लीजिए कि 4 लोग खड़े, ए बी सी एंड डी, ये 4 लोग खड़े, ठीक है। और मान लीजिए टोटल वोट जो है ये 1000 है, टोटल वोट 1000 पड़ने, ठीक है, 1000 वोट की वैल्यू है। अब ये बताइए कि किसी को अगर 500 मिल जाएंगे, किसी को यदि 500 मिल गए और किसी को 200 मिले, किसी को 300 मिले, किसी को 400 मिले, तो बताइए क्या ये वाला जीत जाएगा, ज़्यादा वाला? बताइए। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको ज़्यादा वाले को नहीं जिताएंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वो राष्ट्रपति बनेगा, ये कतई नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में होता क्या है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोट की वैल्यू 1000 रखी गई है, ठीक है। यहाँ 50% प्लस 1 लाना होता है, कितना? 50% प्लस 1, ठीक है। जब तक 50% प्लस 1 नहीं होगा ना, तब तक आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ पर 50 प्लस 1 चाहिए होता है बेटा, है ना। ये नहीं कि 50% आ गया, मान लो 1000 है, 500 मिल गया और किसी को 500 नहीं मिला, कम मिला तो ये वाला जीत गया, ऐसा नहीं होगा। 50 प्लस 1, जैसे कि आपके 1000 वोट है तो 500 प्लस 1 वोट भी होगा ना, तो भी आप जीत जाएंगे, ठीक है। 500 प्लस 1 भी होगा तो भी, ठीक। चलिए अभी 500 प्लस 1 आएंगे कैसे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी को 400 वोट मिल गए, ए को 400 मिल गए, ठीक है, बी को 300 मिल गए और सी को 200 मिल गए एंड डी को 100 ही मिले, ठीक। अभी कोई ना जीता ना कोई हारा। आप कहेंगे ये वाला हार गया, ये वाला जीत गया, बिल्कुल नहीं, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। 50% प्लस 1 चाहिए। देखिए किसी के पास 50% प्लस 1 है 1000 का, नहीं है ना। चलिए करते हैं 50% प्लस 1। देखिए जब आप वोट डालने जाते हैं, जब वोटिंग होती है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही तो होता है, विधानसभा के सदस्य जब यहाँ ऐड होंगे तब वोटिंग होगी, है ना। मान लीजिए हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे कि हम हैं, हमें वोट डालना है, ठीक। तो हमें ये वाला बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा भाई इसको हम पहले नंबर पर वोट देंगे और इसको हम दूसरे नंबर पर वोट देंगे, इसको हम तीसरे नंबर पर और इसको हम चौथे नंबर पर, ठीक है। ऐसे किसी एक को वोट नहीं देना होता है, जितने खड़े होंगे आपको सबको वोट देना होता है, ठीक है। जितने खड़े होंगे सबको, 4 के बजाय 6 खड़े होंगे, 6 को 6 के बजाय 8 खड़े होंगे, 8 को, ठीक है। तो यहाँ पर सबको वोट देना होता है। होता क्या है, मान लीजिए ये वाला बंदा जो है, ये वाला, ये हार गया,
ये हार गया क्योंकि इसको तो 100 ही मिले, तो हारा नहीं मतलब बिल्कुल ही ये लूज है। ये अब इसका मुद्दा हट गया यहाँ से, तो इसका मुद्दा हट गया, तो हमने पहले नंबर पे इसको चूज किया था, तो इसके जो वोट है ना वो जा करके बेटा यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएंगे, और जब ये वोट इसमें ऐड होंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ 50% से ऊपर आया तो ही पास होंगे, ठीक है, बिल्कुल निशा जी, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका वोट इसमें ऐड हो जाएगा बाद में, मतलब अब जो लोग यहाँ वोट दे रहे थे ना इसको, वो लोग अब इसको वोट देंगे, ठीक है, चाहे चाह रहे हो चाहे नहीं चाह रहे हो, इसको वोट देंगे, तो अब ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला जीत जाएगा। तो इस तरह से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, द्वितीय मतगणना है ये द्वितीय मतगणना है। अगर जो है एक बार में तो नॉर्मली अगर आ गया 50+1 तो ये हो जाएगा, है ना, बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो दोबारा का जो ये प्रोसेस है वो बता रहे दोबारा कैसे होता है। दोबारा जिसके पास कम वोट है, सबसे ज्यादा कम, उसके उठा करके ज्यादा वाले को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा की है। अब ये बताइए, एक बार में तो सिंपल प्रोसेस है कि 50+1 आ गया, आप हो गए, ठीक है, 50%+1, लेकिन दोबारा अगर करना है तो कम वाले को उठा के ज्यादा वाले को दे देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर ये चीज समझिए कि दोबारा द्वितीय मतगणना जो है ये क्या कभी हुई है आज तक में? आज तक में द्वितीय मतगणना कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हुई है? तो बेटा बिल्कुल हुई है। कब हुई थी? वीवी गिरी के टाइम में। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, समझिएगा 1969 की बात है, 1969। इस समय पर राष्ट्रपति के पद पर थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति के पद पर थे, विराजमान थे। जाकिर हुसैन जी का देहांत हो गया और अब राष्ट्रपति का पद हो गया खाली। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। होता क्या है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है ना, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाए, पद खाली होता है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। ठीक है, कार्यभार देखता है। जैसे आप कहीं भी देखते हैं, राज्यसभा में सभापति ना हो तो उपसभापति देखता है, लोकसभा में अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष देखता है, इसी तरह से राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति रखा गया है, एक रखा गया है जो कि उनका कार्य देखे। अब यहाँ पर जब जाकिर हुसैन जी एक्सपायर हो गए, उस समय पर वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी से कहा गया कि भाई आप जो है, जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए, अब आपको काम देखना है राष्ट्रपति का, जब तक पद फिर से नहीं भर जाता है, फिर से कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। इन्होंने इनकार कर दिया, बोले भाई हम तो नहीं देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे ही नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे खुद राष्ट्रपति का। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति भी ना हो या उपराष्ट्रपति भी कार्यभार को ना देखे, उस कंडीशन में राष्ट्रपति का काम कौन देखता है? उस कंडीशन में बताइए कौन देखता है? उस कंडीशन में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उठाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस कंडीशन में राष्ट्रपति का काम देखते, पद संभालते हैं। ठीक है, और उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय पे राष्ट्रपति का पद संभाला था, मतलब उनके कार्यभार को देखा था, पद नहीं कार्यभार को। तो वीवी गिरी ने क्या कहा, भाई हम अपना खुद चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का और हम खुद राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इन्होंने चुनाव लड़ा ना, तब द्वितीय मतगणना हुई थी, दोबारा मतगणना हुई थी, क्योंकि एक बार में ये जीते नहीं थे राष्ट्रपति का चुनाव, तो द्वितीय मतगणना हुई थी, तब जाकर के ये राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। ठीक, आई बात समझ में? देखते हैं ना, आप राष्ट्रपतियों की सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वीवी गिरी भी राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, फखरुद्दीन, तो ऐसे बहुत सारे हैं। सीरीज भी पढ़ा दूंगी कल की क्लास में, आर्टिकल्स और सीरीज पढ़ा दूंगी। ठीक, चलिए भाई, तो ये आपको समझ में आ गया कि द्वितीय मतगणना कब हुई थी? वीवी गिरी के टाइम में। अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अब ये तो हो गई योग्यता और चुनाव। देखिएगा, अब चुनाव हो जाएगा तो अब कार्यकाल देख लीजिए इनका।
यहीं पर देख लीजिए इतना, ठीक है। ये कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इसका राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद उपराष्ट्रपति का कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी होता है 5 वर्ष का, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष। चलिए देखिए इनका अगर आप आर्टिकल्स तो मैं वैसे बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए 52 और यहाँ पर लिख लीजिए 63, ठीक है। ये 52 से और ये 63 से जो आर्टिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए ये 5 वर्ष का कार्यकाल, यहाँ भी 5 वर्ष का कार्यकाल। वेतन देख लीजिए, वेतन, इनका वेतन कितना है, 5 लाख, इनका 5 लाख है। राष्ट्रपति का भाई उच्च पद है और इनका 4 लाख है, 4 लाख उपराष्ट्रपति का, ठीक है। थोड़ा सा निचला पद है तो 1 लाख कम कर दिया, पहले सैलरी कम थी अब और ज्यादा हो गई है, तो 5 लाख और 4 लाख हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया। अब इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो देखिएगा इन्हें राष्ट्रपति, देखिए अपने से ऊपर वाला शपथ दिलाएगा, कभी भी नीचे वाला शपथ नहीं दिलाएगा, जो अपने से ऊपर होगा वही शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को जो है शपथ ना बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। देखिए अपने से ऊपर वाला दिलाता है ना, तो यहाँ पर इनसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए भाई, तो इनको तो शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको दिलाएंगे कौन, इनसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, ठीक है। अब त्याग पत्र देख लीजिए, त्याग पत्र, ये त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे, मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जिन पर राष्ट्रपति जो है अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, ठीक है, नहीं रहना चाहते, तो उस कंडीशन में ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये देंगे अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये देंगे त्याग पत्र राष्ट्रपति को, आपस में अदला बदली कर लेंगे, ठीक है, ये इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे। तो ये राष्ट्रपति का जो मुद्दा है आज कंप्लीट होता है। आपने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को समझ लिया है, किस तरह से चुनाव होता है, क्या वेतन है, क्या कार्यकाल है, क्या है, सब कुछ आपने जान लिया है, ठीक है। चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति मैंने आपको पहले भी बताया कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक बेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं समझ तो आ ही गया होगा, इतना समझा दिया है तो इसके बाद तो आपको आराम से समझ ही आ गया होगा, है ना। चलिए भाई, चलते हैं, सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।